वेलकम अगेन। ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है मेटल एंड नॉन मेटल का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप जाकर के उसे देख लेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मेटल के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटल की जब हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इट मीन्स जब हम उसके रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की, क्योंकि मेटल का जो भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी रिएक्टिविटी के डिफरेंट रिएक्शंस जो कि वाटर के साथ होता है, वाटर वेपर के साथ होता है, एसिड के साथ होता है, या फिर वो किसी भी कंपाउंड के किसी भी सॉल्ट में अगर मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर उस मेटल की रिएक्टिविटी अगर कम होगी तो वैसे केसेस में वो रिएक्ट नहीं करेगा अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंपाउंड्स में, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के साथ। जैसे अगर हम मेटल के रिएक्शंस को अगर हम वाटर के साथ अगर देखते हैं तो सारे के सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन भी नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। जब हम वैसे मेटल्स की बात करते हैं जो कि अल्कली मेटल ग्रुप के हैं या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप के हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं। कारण है कि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू लेस होता है और इस लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण उनकी मेटालिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और उस ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कारण जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एस ब्लॉक के मेटल हैं, बेसिकली अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मैं सिंपल मैग्नीशियम लेता हूँ, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ अगर आप कराते हो तो ये वाटर जो कि HOH के फॉर्म में हमारा होता है, तो यहाँ पर क्या है कि H+ के फॉर्म में होगा और OH-, यानी यहाँ पर OH का जो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हो रहा है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। लेकिन जब ये मैग्नीशियम मेटल के कांटेक्ट में जाता है तो चूंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यहाँ पर इसी चीज़ को देखना है कि वैसे मेटल भी वाटर के साथ रिएक्ट कर पाएंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, क्योंकि जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी वो आसानी से हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो खुद ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो जब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है तो वैसे केस में वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पर जब वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो HOH होता है, तो चूंकि हमारा मैग्नीशियम H+ के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, तो वैसे केस में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेम चीज आप अगर कोई दूसरा भी अगर आप मेटल ले लें और अगर लिक्विड वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करा रहे हो, ध्यान रखना यहाँ पर जो मैं वाटर ले रहा हूँ वो लिक्विड वाटर है, यानी ये नॉर्मल वाटर है हमारा जो कि लिक्विड स्टेट में होगा। अगर आप उसके टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो वैसे केस में वो स्टीम के फॉर्म में जाएगा और वैसे कंडीशन में वो वैसे भी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है जो मेटल की हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगी। कारण है कि आप वहाँ पे एडिशनल हीट एनर्जी का आप सप्लाई दे रहे हो उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। यानी ये नॉर्मल कंडीशंस में तो जो वैसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है वो वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से अगर हीट एनर्जी का सप्लाई देना शुरू कर दें तो वैसे केस में हम वैसे भी रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ अगर कराता हूँ जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो सेम कंडीशन है कि सोडियम की चूंकि इलेक्ट्रोनिगेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम है यहाँ पे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। यानी हाइड्रोजन से ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग सोडियम हमारा यहाँ पे फॉर्म करेगा और ये इस तरह से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैं अगर कोई दूसरे मेटल की भी अगर मैं बात करूं, जैसे कैल्शियम की मैं बात करता हूं, ये भी आपका अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है, लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर होना चाहिए, तो वैसे केस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इस रिएक्शन में। इट मीन्स ऑल मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विथ वाटर, लिक्विड वाटर एंड फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी अगर कोई भी मेटल हमारा अगर वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर हो और अगर उसके साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वैसे केस में वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कंडीशन यहाँ पर सिर्फ यही है कि वो मेटल जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन के अगर नीचे आने वाला अगर वो मेटल है, जैसा कि कॉपर है हमारा, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, तो ये सारे मेटल जो भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और वो
किसी एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एसिड में भी H को हटाना होता है। जैसा कि एसिड के बारे में हम जानते हैं, अगर अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो एसिड आप उसे बोलते हो जिसके पास की H+ रिप्लेसेबल H+ आयन होता है। वो वाटर में आप डालते हो और वो H+ आयन रिलीज करता है। तो अगर उस एसिड में अगर हम कोई मेटल अगर डिप करें, तो वो मेटल भी उस एसिड के H+ से पहले ही अपने आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, वो मेटल। कारण है कि मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है और उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। तो जब उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी के यूज से ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग वो मेटल बनाएगा। तो एसिड और मेटल के भी केस में यही सेम कंडीशन होता है। जैसे अगर हम फिर से मैं यही मेटल ले रहा हूं, मैग्नीशियम, और आप अगर इस मैग्नीशियम मेटल को मैं अगर कोई भी एक एसिड यहाँ पे, चलो मैं H2SO4 ले रहा हूँ, तो जैसे ही इस डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर ये रिएक्ट करता है, ध्यान रखना है हमारा एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो डाइल्यूट रहेगा H+ आयंस वहां पे फर्निश वो कर सकेगा। क्योंकि हमारा अगर HCl भी है, अगर वो गैसियस फॉर्म में, अगर वेपर के फॉर्म में है, तो जो HCl के बॉन्डिंग्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। लेकिन वही HCl जब हमारा एक्वस फॉर्म में आता है तो उसके जो बॉन्डिंग्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्डिंग होता है, मतलब वो H+ देगा और Cl- देगा। तो यहाँ पर भी हमारा H2SO4 2H+ देगा और SO4 डबल माइनस देगा। और जो हमारा मैग्नीशियम है, चूंकि ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में मैग्नीशियम हमारा अपना ऑन सॉल्ट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और जो दो हाइड्रोजन रेडिकल्स यहाँ से बाहर आएंगे वो दोनों हाइड्रोजन ये कुछ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होंगे। सर यहाँ पे इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है, क्योंकि जब हम H2SO4 की जब हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली 2H+ एंड SO4 डबल माइनस के फॉर्म में आता है। और मैग्नीशियम हमारा क्या करता है कि ये, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की होती है 282, सो मैग्नीशियम इजिली लूजेस देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये Mg++ का फॉर्मेशन करता है। ये Mg++ हमारा जो Mg++ है, ये SO4 डबल माइनस के साथ एक स्टेबल सॉल्ट MgSO4 का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे जो 2 लूजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों ही H+ आयंस यानी 2H+ हमारा इस दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये 2 हाइड्रोजन के नेसेंट एटम्स प्रोवाइड करता है, जो बाद में H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम नेसेंट फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि हाइड्रोजन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ही शेयर करते हैं और इस तरह से ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेते हैं और स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं। तो जब भी हमारा कोई मेटल अगर एक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो एक मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर वही होगा कि मेटल ही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, क्योंकि एसिड मेटल रिएक्शन में जब भी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने पिछले केमिकल रिएक्शन वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो कोई भी अगर एक एसिड है और एक मेटल के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना चाहिए, तभी वो रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए उस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी होगी। अगर कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन से अगर लेस रिएक्टिव है तो वैसे केस में वो एसिड के साथ नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकता है। नॉर्मल रिएक्ट करने का मतलब हुआ कि आप जिस रूम टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इस कंडीशन में जो हमारे रूम में है जितना नॉर्मल होता है हमारा टेम्परेचर, तो इस पे वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उस कंडीशन में, जैसे कि अगर हम कॉपर की बात कर रहे थे, कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, तो वैसे केस में क्या ये किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा? तो हाँ करता है, ये करेगा भी और प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशंस ये होते हैं कि आपको वहां पे टेम्परेचर खुद से प्रोवाइड करना होगा, यानी उतना एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करेंगे जितना उसको नीडेड होगा रिएक्शन के लिए। यानी वो इटसेल्फ खुद अपने आप नहीं कर सकता, जैसा कि मैग्नीशियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, एस ब्लॉक के सारे मेटल कर सकते हैं एसिड के साथ रिएक्ट। सिमिलरली वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक केस में जब मेटल आपका वाटर, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बेसिस का फॉर्मेशन करता है, और वहीं पर जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस। मेटल हमारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वाटर अगर वो वेपर फॉर्म में हो तो वैसे केस में वो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यहाँ पर भी
वही मेटल वेपर फेज में रिएक्ट कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फिर से पोटासियम ले रहा हूँ, मैग्नीशियम ले रहा हूँ, कैल्शियम ले रहा हूँ, और इन सारे मेटल को अगर हम H2O सेम अगर मैं फिर से वही वाटर के साथ ही अगर रिएक्ट कराता हूँ, लेकिन यहाँ पर वाटर अगर हमारा गैसियस फॉर्म में हो, मैग्नीशियम भी हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये वाटर भी हमारा गैसियस फॉर्म में है, कैल्शियम भी हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो भी हमारा वेपर फॉर्म में है। वेपर और गैस में अंतर होता है। तो वैसे केस में ये हमारा पोटासियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यानी यहाँ पर मेटल अगर हमारा वेपर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वैसे केस में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर लिक्विड वाटर के साथ अगर वही मेटल हमारा अगर रिएक्ट करता है तो वैसे केस में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये सिर्फ एस ब्लॉक के ही एलिमेंट्स कर सकते हैं, डी ब्लॉक के सारे मेटल ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं डी ब्लॉक में जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, और जिनकी भी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है वो नॉर्मल कंडीशन पे, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। So metal and non-metal both react with oxygen and form their corresponding metallic oxide or non-metallic oxide. Metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Metallic oxides are basic because when metallic oxide dissolve in water they provide a base, and non-metallic oxides when dissolve in water provide one acid. And also आप अगर कोई भी मेटल अगर लेते हो और उसकी रिएक्टिविटी अगर कम भी है तो वैसे केस में भी वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे ही सही बट रिएक्ट करेगा। यानी एक मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन डिपेंड तो करता है, बट ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है हमारा ऑक्सीजन के साथ। जैसे वैसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, तो ये सभी फास्ट ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम को अगर हम उसको एक नॉर्मल एक पीस के रूप में अगर कटिंग करते हैं और उसको बाहर रख दिया जाए तो इजी वे में ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करना शुरू कर देगा, और आप देखोगे थोड़ा टाइम उसमें आग भी लग जाएगी। आप वैसे ही अगर मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप जलाते हो तो थोड़ा टाइम अगर आप उसको फ्लेम पे रखते हैं तो वैसे केस में वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सेम कैल्शियम के साथ भी होगा। तो वैसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो ऑक्सीजन के साथ फास्ट रिएक्शन करेंगे, और जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी वो स्लो रिएक्शन करेंगे, बट रिएक्शन सभी करेंगे यहाँ पे। यानी सारे के सारे मेटल हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से आयरन ले रहा हूं। यहाँ पे आयरन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो वैसे केस में ये Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली हमारा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा। पोटासियम हमारा ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो पोटासियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो वैसे केस में ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम हमारा अगर वाटर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कोई भी अगर हमारा मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, और जो भी मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे ये सभी बेसिक होंगे, लेकिन कुछ एक को छोड़ करके जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, मैं उनकी भी बात यहाँ साथ में कर रहा हूँ। जैसे जिंक एंड ऑक्सीजन, तो आप देखेंगे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल मेटल है, ऑक्सीजन है, मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने कहा कि सारे मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं बात करूं तो इनको जैसे ही आप वाटर में आप डिसॉल्व करोगे ये अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक बेस बनाते हैं। जैसे लिया जाए चलिए K2O को, तो K2O को अगर आप वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करते हो तो वैसे केस में ये KOH का फॉर्मेशन करता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ अगर हम लिक्विफाइड करते हैं तो वैसे केस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यानी जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो फाइनली वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग बेस का फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर टर्म्ड एज
बेसिक नेचर, या फिर हम उसको बताते हैं कि उनका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनके नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक होते हैं, और उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और वैसे मेटल को बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल, क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो सारे के सारे मेटल बेस होंगे, क्योंकि लेविस ने बताया था कि वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर रहा है तो वो बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे पेयर्स को, वो हमारे एसिड के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो मेटल की अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी के होते हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जब ये टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो वैसे केस में जब भी ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वैसे केस में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए मेटल और ऑक्सीजन बेसिकली मिलने के बाद मेटालिक ऑक्साइड यानी एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर हम लोगों को बात कर रहे थे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया और एक हमारा जिंक का ऑक्साइड हो गया। तो ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ कि उनका नेचर एसिडिक भी होगा एज वेल एज वो बेसिक नेचर को भी शो करेंगे। जैसे आप अगर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमारा Al2O3 ये इजी वे में एक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वैसे केस में एक सॉल्ट बनाएगा AlCl3 एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि नॉर्मल हर रिएक्शंस में होगा। मेटालिक ऑक्साइड react with an acid and form their metallic salt and water। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यही हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करके यहाँ पर ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा NaAlO2 एंड रिलीज वाटर। सो दिस वन इज ऑल्सो वन सॉल्ट NaAlO2। तो सोडियम एल्यूमिनेट भी यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी एक सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो सॉल्ट एंड वाटर ये बता रहा है कि इधर जो रिएक्शन हो रहा है वो एक एसिड का हो रहा है और दूसरा एक बेस के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये चूंकि एक एसिड के रूप में है, तो जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रहा है वो एक बेस के रूप में हो रहा है, क्योंकि ये बेस है तभी एक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने एक स्टेबल सॉल्ट या एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। और जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं दूसरे वाले की, तो इसमें हम देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ये हमारा अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वैसे केस में यहाँ पर इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, तब जाकर के ये एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। इसीलिए हम लोग जिंक के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और जिंक और एल्युमिनियम मेटल को भी एम्फोटेरिक मेटल। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल में भी आपका सेम रिएक्शन, जैसा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कर सकता है रिएक्ट, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कार्बन लिया हुआ है, सल्फर लिया हुआ है, फास्फोरस। तो इस तरह से मैं कोई भी नॉन मेटल यहाँ पे ले सकता हूँ। नाइट्रोजन आप ले सकते हो, नाइट्रोजन आपका N2 के फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 के रूप में होता है, सल्फर S8 के रूप में होता है। कार्बन ठीक है, चलिए हमने एमॉर्फस पोल लिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर आपका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मैं ले लेता हूं, बट एक्चुअल में सल्फर ट्राइऑक्साइड सेकेंड स्टेप में बनता है। उसके लिए आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करके जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया गया था, ये सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में किया गया था, जिसमें कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया था। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट कैसे है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग मतलब नेचर का होता है, यानी ये क्या करेगा कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है आगे वाले को, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड हमारा ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जब आप फास्फोरस को लेकर के आप ऑक्साइड बनाते हो तो P2O5 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वैसे ही नाइट्रोजन हमारा NO2 का फॉर्मेशन करता है, एंड ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एंड दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज व्हेन these non metallic oxides dissolve in water they form acid, like when carbon dioxide dissolve in water form carbonic acid,
सो ऑल टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है तो उसमें जो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो कंप्रेस करके जो फिलअप किया जाता है उसमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए वो हमारे स्टोमक में जाने के बाद वो HCl के फ्लो को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप डाइजेशन के पर्पज से अगर हम थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट अगर कार्बोनिक एसिड का यूज़ करते हैं तो दैट्स गुड फॉर हेल्थ, बट अगर इसका एक्सेसिव अगर यूज़ होता है तो वैसे केस में ये हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। जब मैं दूसरे ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करता हूं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, एंड सिमिलरली SO3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर आप वाटर में अगर डिसॉल्व करते हो तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो नाइट्रिक एसिड बनता है। तो इस तरह से हम कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करना शुरू करते हैं तो वैसे केस में एक एसिड का फॉर्मेशन। वीडियो में मैं इतना ही बना रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं मेटलर्जी लेकर के आऊँगा। मेटलर्जी को मैं एक सेपरेट वीडियो अलग दे रहा हूँ, और आप जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं आप कॉमेंट में आकर के जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको, जो भी डाउट्स होता है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमें, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का एज पॉसिबल मैं आंसर दे दूंगा। अगर कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट में आंसर दे दूं, अगर उससे भी अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे उस वीडियोस में मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।